नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो तक सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी में नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बैठक चल रही है और सस्पेंस के बीच बेहतर सीएम कौन होगा दिल्ली के लिए, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएसी की अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट पर भी इस बात पर चर्चा होगी। केजरीवाल के जेल जाने के बाद यह पहली पीएसी की बैठक है। इसमें हरियाणा चुनाव पर भी चर्चा इस बैठक में होने वाली है। आने वाले दिनों में पार्टी के कई बड़े फैसले लेने हैं, इस पर भी चर्चा इस पीएसी की बैठक में होगी, जिसमें अगले सीएम के नाम की भी बड़ी चर्चा होने वाली है। आम आदमी पार्टी की इस पीएसी की बैठक में आज शाम सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर इस बैठक में जो नाम फाइनल होगा उस पर विधायक दल की बैठक में भी चर्चा होगी। आप आदमी पार्टी की पीएसी के सदस्यों के नाम इन्हीं प्रकार के नाम पर मोहर लगेगी। अरविंद केजरीवाल, भगवतान, मनोज सिसोदिया, संजय सिंह, संदीप पाठक, गोपाल राय, आतिशी, एनडी गुप्ता, दुर्गेश पाठक, पंकज गुप्ता और राघव चड्डा, इमरान हुसैन, राखी बिल्लान। आपको बता दें कि इस मुख्यमंत्री के आवास पर अभी बैठकों का दौर जारी है और किस पर मोहर लगेगी यह आपको आने वाले समय बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फील्ड के अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए, बल्कि जन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई यानी तुरंत कार्रवाई करने की नसीहत भी दी है। और क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, जिसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को साफ तौर पर कहा कि जो भी शिकायतें आती हैं उसका त्वरित निस्तारण हो और साथ ही साथ झूठी रिपोर्ट प्रेषित न की जाए। इसके अलावा सीएम ने महिला अपराध, लव जिहाद जैसे अपराधों को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं टैक्सी स्टैंड और अवैध डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को साफ निर्देश दिया कि त्योहारों को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क रहे, साथ ही साथ अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि झूठी शिकायत करने वालों को कतई बख्शा न जाए। साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिस तरह से तमाम ऐसी बीमारियां फैली हैं, इसकी रोकथाम के लिए सभी स्वास्थ्य अधिकारी हमेशा सतर्क रहें। बहराइच में भेड़िए के आतंक को लेकर भी सीएम ने पूरा फीडबैक लिया और साथ ही साथ ऑपरेशन भेड़िया चलाने का सख्त निर्देश दिया। शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं करने वाले डीएम और एसपी को हटा भी रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की योगी सरकार की मुहिम और मंशा कामयाब भी होती दिख रही है। फिलहाल उपचुनाव के पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से मीटिंग और फीडबैक लेते चले आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सीएम लगातार कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को लेकर निर्देश दे रहे हैं, उनके निर्देशों का अफसर किस तरह से पालन करते हैं यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, इस पर अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट का सच सामने आया है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, बता रहे हमारे सहयोगी संदीप कुमार। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत आखिरकार सुलझ गई है। अगर हम बात करें पूरे मामले की, तो पूरा मामला बादा मंडल कारागार का था, जहां पर मुख्तार अंसारी कई दिनों से सजा काट रहा था। लेकिन विगत 28 मार्च को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, जिसे अधिकारियों और जेल के
कर्मचारियों के द्वारा तत्काल एम्बुलेंस में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान ही देर रात उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद मौत होने के बाद जैसे ही परिजनों को पूरे मामले की जानकारी लगी तो पूरे परिजनों ने वहां पर पहुंच करके प्रशासन पर यह आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर जहर दिया जा रहा था, स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों की गुहार सुनते हुए अधिकारियों और कोर्ट के द्वारा एक मजिस्ट्रेट जांच की शुरुआत की गई थी। जांच का आज फैसला आ चुका है। फैसले में सामने है कि उसकी मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ना कि इस तरह से तीसरा रिपोर्ट की भी अगर बात की जाए तो तीसरा रिपोर्ट में भी साफ तौर पर यह निकल करके सामने आया था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई है, ना कि स्लो पॉइजन देने से। अब देखना यह है कि कोर्ट में जो पूरे मामले की जो रिपोर्ट है सबमिट कर दी गई है। अब आगे कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वाइस के लिए संदीप कुमार माला। वहीं जम्मू कश्मीर में सपा पीडीएफ फॉर्मूले से हटकर चुनाव लड़ने जा रही है और भी कई मुद्दों को निशाना बनाकर सपा मैदान में उतरेगी। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में परचम लहराने के लिए फुल प्रूफ और मास्टर प्लान तैयार किया है। यहाँ पर सपा पीडीए से हटकर चुनावी फार्मूला अपनाएगी। जातिगत जनगणना, नफरत और बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर से चुनावी ताल ठोकने जा रही है। हालांकि यहाँ पर पीडीए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टक्कर होती है, लेकिन दोनों की टक्कर में समाजवादी पार्टी ने भी अब यहाँ पर चुनावी दखल दे दिया है। अकेले दम पर समाजवादी पार्टी इसलिए भी यहाँ चुनाव लड़ेगी कि यहाँ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करीब करीब नहीं माना जा रहा है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ से चुनावी हुकार भर दी है। 20 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत 7 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। अगर बात करें तो यूपी की तरह पीडीए फार्मूले पर यहाँ समाजवादी पार्टी चुनावी ताल नहीं ठोकेगी। जम्मू कश्मीर की नब्ज टटोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दों के साथ साथ नफरत की सियासत पर रोक लगाने का मुद्दा बनाते हुए चुनावी ताल ठोकेगी। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के बीच टक्कर होती है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कितना दबदबा रहता है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस, लखनऊ। वहीं मेरठ में मकान गिरने पर हुए बड़े हादसे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सभी पार्टियों के तमाम नेताओं ने दुख जताया है। और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। थाना लोहिया क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिल इमारत गिरने से 15 लोग दब गए थे, जिसमें 16 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 15 लोगों को बाहर निकाल लिया, जिसमें 5 लोग हॉस्पिटल एडमिट बताए जा रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है और 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद लगातार कई अन्य पार्टियों के नेता वहां पहुंचे और परिवार वालों के साथ उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। आपको बता दें, आज इमरान मकसूद सांसद कांग्रेस के वहां पहुंचे और पहुंचने पे उन्होंने परिवार वालों से मिलकर के मदद करने के लिए कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध होता दिखाई दिया। आपको बता दें, उसी के बाद वहां भाजपा के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सैनी भी वहां पहुंचे और डॉक्टर सोमेंद्र भी वहां पहुंचे। कई अन्य पार्टियों के नेता वहां लगातार पहुंच रहे हैं और परिवार वालों से मिलकर उनकी मदद करने की बात भी कर रहे हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झांसी में गणेश विसर्जन के बाद 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, लेकिन क्यों, वजह क्या थी आपस में भिड़ने की, बता रहे हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। झांसी की मोट कोतवाली क्षेत्र में कल 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने
सांप्रदायिक माहौल ले लिया। इस घटना में महिलाओं के साथ मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष से मुन्ना लाल का कहना है वे अपने परिवार के साथ गणेश मूर्ति विसर्जित करने जा रहे थे। उसी समय विशेष समुदाय के कुछ लोगों द्वारा टीका टिप्पणी की गई। इसके बाद जब वे मूर्ति विसर्जित करके वापस लौटे तब विपक्षियों ने एक मत होकर उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग घायल भी हुए। इस घटना का जब वीडियो वायरल हुआ तो हिंदूवादी संगठन के दर्जनों लोग मौत थाने पहुंच गए और वहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी भी थाने पहुंचे, जहां उनके आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विपक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई प्रचलन में लाई जा रही है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरगंज पर रुपए मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर प्रदर्शन भी किया गया। इस खबर पर पूरी अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला पंचायत सदस्य जो हैं बीजेपी के निरंजन यदुवंशी वो धरना प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए। उनका आरोप है कि डिलीवरी के नाम पर यहाँ पे वसूली की जाती है। अभी कुछ दिनों पहले ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरगंज पे वसूली के आरोप लगे थे, डिलीवरी के नाम पर रुपए लेने के आरोप लगे। अब कुछ दिन बाद फिर ये धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसके बाद में एसडीएम से लेकर एमओआईसी मौके पर पहुंचे। आज छुट्टी का दिन होने के नाते एमओआईसी का कहना है कि वो बाहर थे, उनको ये मामला सामने आया है, वो जांच करके इधर कार्रवाई करेंगे। वहीं एसडीएम का कहना है कि उनके भी मामले में संज्ञान में मामला आया है, जिसके बाद में अभी उन्होंने जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जो टीम जांच करके उनको रिपोर्ट सौंपेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें जिला पंचायत सदस्य जो निरंजन यदुवंशी है, उनका सीधा कहना है कि उनके मिलने वाले कोई लोग आए थे जिनके लिए 5,000 रुपए की मांग की गई है डिलीवरी के नाम पर। यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम प्रदेश बनाएंगे, भारत बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि सरकार का कहना है कि निःशुल्क डिलीवरी यहाँ से की जाती है, लेकिन यहाँ पे लगातार डिलीवरी के पैसे लिए जा रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सड़कों पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भ्रमण करने निकले, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी के साथ साथ एसएसपी अजय सिंह भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में अब आने लगे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिएगा कि जिस तरीके से जिलाधिकारी तमाम कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने जब कहा जाए कि तहसील का निरीक्षण किया और वहां पर जो गंदगी देखने को मिली उसको लेकर फटकार कर्मचारियों को लगाई और कई कर्मचारियों के तबादले भी किए। और वहीं देखिएगा कि जिलाधिकारी इस रविवार को भी एसएसपी के साथ बाइक पर पूरे शहर के अंदर निकले और पूरे शहर का निरीक्षण किया, जहां पर कहा जाए कि जो सबसे व्यस्तम इलाका है पलटन बाजार, वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी अजय सिंह पहुंचे और उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया। और जिस तरीके से देखा जाए कि पलटन बाजार के अंदर जिस तरह की भीड़ देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं अब उस भीड़ से भी निजात लोगों को मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि पलटन बाजार एक ऐसा व्यस्तम जगह है कि जहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, और लेकिन वहां पर लोग अपनी गाड़ियां तक ले जाते थे, लेकिन अब उन पर रोक लगा दी गई है। और जिस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं यातायात के दबाव को देखते हुए एसएसपी और जिलाधिकारी सविन बंसल ने पूरा निरीक्षण किया है। और जो जगह ऐसी हैं, चौराहे हैं जहां पर ज्यादातर यातायात का दबाव रहता है, ऐसी जगहों पर कई बदलाव करने के निर्देश भी जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा दिए गए हैं। और अब देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने जिम्मा कहा जा सकता है कि जो मोर्चा है वो जिलाधिकारी ने संभाला है, और जिलाधिकारी ने इसके साथ साथ एसएसपी को भी साथ में लिया है। और तमाम जो ऐसी जगह हैं जहां पर ज्यादा दबाव यातायात का रहता है उन चौराहों पर भी कई निर्देश ऐसे दिए हैं, और उसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की जो तादाद है वो बढ़ाने के निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। तो इससे लाजमी है कि जो उत्तराखंड के अंदर लगातार हम देखते हैं, खासकर राजधानी देहरादून के अंदर लगातार जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, या फिर कहा जाए कि जाम से जो
कहीं ना कहीं 2-4 लोगों को होना पड़ता था। अब लगता है कि उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कर्मी और यातायात पुलिस किस तरीके से इस पर पूरा फोकस करती है और किस तरीके से जाम की स्थिति है उसको दूर करती है, क्योंकि जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार कहीं ना कहीं जो क्राइम लगातार उत्तराखंड के अंदर बढ़ रहे हैं और राजधानी देहरादून के अंदर भी आपने देखा कि हाल ही में आईएसबीटी की यदि बात करें तो आईएसबीटी पे एक महिला यानी कहा जा सकता है कि नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किया गया था। उससे एक सबक लेते हुए कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनकी निगरानी भी की जाए। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने राजस्व विभाग में तहसीलदारों का ट्रांसफर किया था। इसे लेकर तनाव का माहौल पैदा हो गया है, लेकिन वजह क्या है माहौल तनावपूर्ण होने का, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बाजार विधानसभा के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर तहसीलदार संघ के अध्यक्ष नीलमणि दुबे के द्वारा संगीन आरोप लगाया गया और सोशल मीडिया में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि जो राजस्व विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में तहसीलदारों के स्थानांतरण किए गए उसमें लेन देन किया गया है और स्थानांतरण किया गया। इस बात को लेकर जब सोशल मीडिया में यह खबर छपी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत नाराजगी व्यक्त की गई और नीलमणि दुबे के खिलाफ एक एफआईआर थाने में दर्ज की गई, जहां पर आवेदन दिया गया, जहां पर एसएसपी राजेश श्रीवास्तव ने इसे आवेदन को लिया और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े के नेतृत्व में सब लोग थाना पहुंचे। रात में एफआईआर के आवेदन दिया गया तो आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर जांच की जाएगी, जांच करने के बाद जो भी उचित कार्यवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। वही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े का आरोप है कि हमारे बलौदाबाजार विधानसभा के जो विधायक हैं टंकराम वर्मा और छत्तीसगढ़ शासन में जो राजस्व मंत्री हैं उनके वो कभी भी एक सहज व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो ट्रांसफर जो प्रक्रिया की गई है वो एक नियमानुसार और जो शासन के जो रूटीन वर्क होता है जिसमें से स्थानांतरण किया गया है, परंतु इस प्रकार जो नीलमणि दुबे के द्वारा जो आरोप लगाया गया है मंत्री जी के ऊपर वह टोटली गैर जिम्मेदाराना है और उनकी जो छत्तीसगढ़ जो सिविल सर्विसेज जो होती है उसका घोर उल्लंघन है। इस प्रकार के अधिकारियों को, इस प्रकार के मंत्रियों पर आरोप लगाना टोटली उनकी सर्विस का उल्लंघन कहलाता है और उनके जो शिकायत की गई थाने में उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शासन उन्हें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है कि शासन तहसीलदार के ऊपर ठोस एवं कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार का किसी भी एक सज्जन मंत्री के ऊपर बिना सोचे समझे आरोप लगाना और उसको उनकी छवि को धूमिल करने का एक षड्यंत्र है जिससे दूर किया जाए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने के बाद कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई और उनमें मुख्यमंत्री विष्णु साय से यह निवेदन किया गया है कि तहसीलदार जो शिमला में पदस्थ हैं नीलमणि दुबे के ऊपर अनुशासन कार्रवाई की जाए। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। तो वहीं संभल में एक पिकअप ने सड़क किनारे बैठे ग्रामीणों को रौंद दिया। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक इस पूरे मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में आज 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हम आपको बताते चले जनपद संभल की बात करते हैं, जहां पर सुबह सुबह लोग घर से निकलकर खेतों पर जाने के लिए तैयार थे और इकट्ठा होकर सड़क किनारे बैठे थे। वहीं पर एक पिकअप गाड़ी आई और आने के बाद में यहाँ उसने सीधी उन्हें रौंद दिया और टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत देखकर उन्हें हायर सेंटर अलीगढ़ रेफर किया गया, जहाँ रास्ते में एक और बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि गांव के लोग जो किसानी करने और कुछ अपने काम से खेतों पर जा रहे थे तो वो इकट्ठा होकर के गांव में जो सड़क के किनारे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें ज्वेलर्स के यहां हुई करोड़ों की डकैती के आरोपियों का खुलासा हुआ है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौहान। हरिद्वार में दिन दहाड़े एक तारीख को जो जिस तरह से जो डकैती हुई उसका खुलासा होना अब शुरू हो चुका है। खुलासे इस तरह से हुआ कि जब एक कॉम्बिंग के माध्यम से जब
पुलिस चेकिंग के दौरान कुछ युवकों को रोकने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा, तो उन्होंने पुलिस पर फायर छोड़ दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मौके पर ही मारा गया, जिसकी पहचान महेंद्र के नाम से हुई, जो पंजाब का रहने वाला है। हालांकि जिसके बाद एक जो युवक था, अपराधी था, उसके फरार होने की भी सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कॉम्बिंग के बाद पुलिस ने 2 अन्य जो उसके साथ ही अपराधी थे उनको भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। साथ ही जो पकड़े गए अपराधी हैं उनके पास से पुलिस ने करीबन 50 लाख की जो जेवर हैं, जो लूटे हुए जेवर हैं, उनको बरामद करने। तो वहीं भारतमाला परियोजना के लिए जगह जगह जमीन केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण का कार्य किया गया है, लेकिन इसके मुआवजे को लेकर शिकायत लगातार देखने को मिल रही है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत दास। दुर्ग भिलाई से लेकर आरंग रायपुर तक बनने वाली भारतमाला परियोजना के जमीन अधिग्रहण को लेकर यहाँ के स्थानीय जमीन मालिकों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले कि भारतमाला परियोजना लगभग दुर्ग से आरंग तक 92 किलोमीटर 6 लेन की परियोजना है, जिसकी लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे लेकर जमीन अधिग्रहण में प्रभावित होने वाले लोगों ने अब अपना मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले कि यहाँ के जो जमीन मालिक, उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले शासन के द्वारा अधिग्रहण किए जाने वाली जमीन की कीमत स्क्वायर फीट में नापी गई थी, जिसे बाद में आपत्ति के बाद उसे हेक्टेयर में आकलन किया गया, जिससे लेकर उन्हें जो मुआवजा मिलने वाली राशि काफी कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने पहले जमीन स्क्वायर फीट में खरीदी थी, जिसकी कीमत वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 7-8 लाख है, और अभी जो मिलने वाली जो अधिग्रहण की राशि है। तो वही अंबाला के गांव शाहपुर में प्रचार के लिए गए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान विद समर्थक और किसान आमने सामने आ गए। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पीएस गुलियानी। विधानसभा चुनाव पूरे जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में उतरी हुई हैं, लेकिन ऐसे में भाजपा की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण भाजपा को अब किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कल अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल विज जब क्षेत्र के गांव शाहपुर पहुंचे तो वहां पर किसानों ने उन्हें झंडे दिखाकर काफ़ी अपना रोष प्रदर्शन किया, जिसके बाद अनिल विज को सभा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। किसानों का आरोप है कि किसान आंदोलन 2 के दौरान इसी गांव के कुछ युवकों को पुलिस ने उठा लिया था और उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था। इसी बात को लेकर किसानों में काफ़ी गुस्सा था। उन्होंने अनिल विज से काफ़ी तीखे सवाल भी किए और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद अनिल विज को सभा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।